हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय क्लास वंस अगेन। और आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टडी करने चल रहे हैं, जो कि है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम स्टडी करेंगे बॉडी फ्लूइड्स को, जिसमें मेजरली हम ब्लड और लिम्फ को स्टडी करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में हम सर्कुलेशन पर चलेंगे और देखेंगे कि जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं उनमें सर्कुलेशन बेसिकली किस टाइप का होता है, और जो स्पेशल टाइप ऑफ सर्कुलेशन है वो स्पेशली किस तरीके से परफॉर्म होता है उनकी बॉडी के अंदर। और इनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के बाद फिर हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे, और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हम बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसमें ब्लड को, हार्ट के स्ट्रक्चर को, उसके डिफरेंट चैम्बर्स को, और फिर उसकी फंक्शन को डिटेल में स्टडी करेंगे, डबल सर्कुलेशन और कई ऐसे दूसरे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर बॉडी फ्लूइड किसे कहेंगे, बॉडी फ्लूइड किसे कहेंगे। तो हमारी बॉडी में जो भी फ्लूइड प्रेजेंट है, यानी कि जो भी लिक्विड फॉर्म है बॉडी के अंदर, उन सभी को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, बॉडी फ्लूइड। और मेजरली अगर बॉडी फ्लूइड की बात की जाए तो हम देखते हैं कि जो ब्लड और लिम्फ है ये कैसा है, लिक्विड फॉर्म है, और इन्हीं को हम बोलते हैं बॉडी फ्लूइड बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मेंशन करो कि बॉडी के अंदर पाए जाने वाले सभी फ्लूइड्स, ठीक है, ऑल फ्लूइड्स इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी, या फिर हम कहें ऑल फ्लूइड्स प्रेजेंट विद इन द बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर जितना भी फ्लूइड प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, बॉडी फ्लूइड। इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एज बॉडी फ्लूइड। ठीक है, इसको क्या बोला, बॉडी फ्लूइड बोला। और इसमें क्या इंक्लूड होगा, इंक्लूडिंग ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, ब्लड एंड लिम्फ, ये किसके बारे में बात हो गई, बॉडी फ्लूइड्स के बारे में। अब ये फ्लूइड्स क्या बॉडी के अंदर एक ही जगह पर प्रेजेंट रहेंगे, या फिर वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के बीच में सर्कुलेट होते रहते हैं। तो हमारा आंसर है कि जो ब्लड और लिम्फ हैं ये हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होते रहते हैं, लेकिन जो ये सर्कुलेशन की प्रोसेस है, या जो ऑर्गन्स इस सर्कुलेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल हैं, उन ऑर्गन्स को कलेक्टिवली एक सिस्टम के अंदर स्टडी किया जाएगा, जिसको क्या बोल देंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम बोल देंगे। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि क्या करेगा, जो बॉडी फ्लूइड है, ब्लड एंड लिम्फ, इसको बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में क्या कराएगा, सर्कुलेट कराएगा। ठीक है, तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें सबसे पहला पॉइंट, जिस बायोलॉजी की जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम को, उसको क्या बोलते हैं, एंजियोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी को क्या बोल दिया, तो इसको बोला एंजियोलॉजी। क्या बोला, एंजियोलॉजी बोला। ठीक है, अब बात आती है जो एंजियोलॉजी को स्टडी करने वाले फर्स्ट पर्सन, यानी कि फादर ऑफ एंजियोलॉजी कौन थे। ठीक है, फादर ऑफ एंजियोलॉजी, यानी कि फादर ऑफ एंजियोलॉजी कौन थे, तो उनका नाम था विलियम हार्वे।
जो विलियम हार्वे थे वो थे फादर ऑफ एंजियोलॉजी। समझ पा रहे हो? इतना समझ पा रहे हो? अब बात आती है सर्कुलेटरी सिस्टम की। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि कितने टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। समझ पा रहे हो? कितने टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं? तो बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम है 2 टाइप्स के। कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के। समझ पा रहे हो? ओपन एंड क्लोज। अब ध्यान दो यहाँ पर ध्यान दो कि ये जो ओपन एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर बात की जाए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की तो ये जो वर्ड है ओपन, ये क्या बता रहा है? तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर सपोज होगा हार्ट। सपोज यहाँ पर हार्ट है। हार्ट क्या करेगा? ब्लड को पंप कराएगा। और ऊपर होगा एक ओपन स्पेस। क्या होगा? ओपन स्पेस होगा। इस ओपन स्पेस को बोलेंगे साइनस। ठीक है? सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कुछ ओपन स्पेसेस होते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के केस में, जिनको बोलते हैं साइनस। अब ये बताओ, जब ये हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड यहाँ से होकर यहाँ जाएगा और ये है ओपन स्पेस, डायरेक्ट ब्लड यहाँ से फव्वारे की तरह रिलीज हो जाएगा, यानी इस ओपन स्पेस से बाहर आ जाएगा। समझ पा रहे हो? अब सुनो, सपोज ये था ओपन स्पेस और यहाँ से ब्लड आया बाहर और हार्ट के पास ही बॉडी के अंदर दूसरे ऑर्गन्स थे। ठीक है? कौन से ऑर्गन? अदर ऑर्गन्स, जैसे कि मान लो किडनी, लिवर, एक एग्जाम्पल लेना है। ठीक है? यहाँ पर सपोज दूसरे ऑर्गन्स हैं, तो यहाँ पर ये ध्यान दो कि जब ये ब्लड यहाँ ओपन स्पेस से बाहर आया तो इस ऑर्गन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा। ठीक है? इस तरीके से सोचो, आपने देखा होगा जब आप कहीं घूमने जाते हैं किसी पार्क वगैरह में या फिर कहीं पर और, तो क्या होता है, कहीं पर फव्वारे लगे होते हैं, फाउंटेन्स। ठीक है? तो उसमें क्या है, नीचे से एक पाइप चला आ रहा है जिससे पानी आ रहा है ऊपर, और ऊपर वहाँ पर होती है ओपनिंग जिससे होकर के पानी डायरेक्ट नीचे की तरफ फ्लो करता है। ठीक है? तो जहाँ से पानी निकल रहा है इन केस ऑफ फाउंटेन और जहाँ से नीचे आ रहा है, तो वहाँ पर एक ओपन स्पेस होगा। क्या होगा? ओपन स्पेस होगा जहाँ से पानी निकल करके नीचे आता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखो। ठीक है? ब्लड नीचे से पंप हो करके आया और ऊपर ओपन स्पेस था जहाँ से डायरेक्ट बहता हुआ नीचे चला आ रहा है। अब फिर से पीछे एग्जाम्पल पे जाओ और सोचो कि अगर आप उस फव्वारे के नीचे हो, सपोज तुम उस फव्वारे के नीचे हो, तो क्या होगा? अगर वो पानी ऊपर से गिर रहा है तो क्या तुम उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आओगे? बिल्कुल आओगे। वैसे ही यहाँ पर प्रेजेंट है ऑर्गन्स बॉडी के अंदर, तो जब ये ब्लड यहाँ से होकर के नीचे आता है तो बॉडी ऑर्गन्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। ठीक है? और फिर से पीछे एग्जाम्पल पे चलो, जब तुम नीचे थे और पानी ऊपर से आ गया, तुम उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए, तो क्या कहोगे? बाथिंग, यानी कि नहाना। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट वर्ड बहुत यूज़ होता है कि ये जो ऑर्गन है वो ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, और यहाँ पर बहुत ही यूज़ होने वाला एक वर्ड है कि ऑर्गन्स आर बाथिंग इन द ब्लड, यानी जो ऑर्गन्स थे और ब्लड आया ऊपर से तो इन्होंने क्या किया? बाथ किया, यानी कि नहा लिए। किससे नहा लिए? खून से नहा लिए। आया समझ में? ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट किसका है? ये कॉन्सेप्ट है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का। आया समझ में? तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट कि यहाँ पर ब्लड जो है वो किसी भी क्लोज्ड पाइप के अंदर
फ्लो नहीं हो रहा है, यानी ब्लड कैपिलरीज अब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जो सबसे पहला पॉइंट है वो तुम यही लिखोगे कि ब्लड फ्लो वाया ओपन स्पेसेस, और इन ओपन स्पेसेस का क्या नाम है? साइनस। क्या नाम है? साइनस। जबकि अब इधर आ जाओ, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, किसका? फाउंटेन का। और जैसे फाउंटेन से ऊपर पानी होकर के गिरता है, तो यहाँ पर देखो, जब ओपन स्पेस से होकर के ब्लड फ्लो हो रहा है और नीचे किसी ऑर्गन से आकर के उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है, तो दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? ऑर्गन्स आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद ब्लड, यानी ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में है कौन? ऑर्गन्स। और इसी कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? बाथिंग कहते हैं, कि ऑर्गन्स क्या कर रहे हैं? बाथ कर रहे हैं, नहा रहे हैं खून से, ठीक है। बाथिंग हो गई। अब दूसरी बात, जब ब्लड ऐसे ओपनली फ्लो हो रहा है, ठीक है, ओपनली क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है, वो किसी भी पाइप लाइक स्ट्रक्चर से होकर नहीं गुजर रहा है, तो फ्लो कैसा होगा? तो ये फ्लो कैसा होगा? स्लो होगा, ठीक है। फ्लो कैसा है? स्लो है। जबकि और जब प्रेशर की बात आएगी, सपोज ब्लड किसी पाइप लाइक स्ट्रक्चर से होकर के गुजरे, जैसा कि अभी हम पढ़ेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो यहाँ पर प्रेशर ऑफ ब्लड भी कम होगा और बहने का जो रेट है, यानी कि रेट ऑफ ब्लड फ्लो, वो भी कैसा होगा? कम होगा, ठीक है। स्लो ब्लड फ्लो एंड लो प्रेशर ऑफ ब्लड, ठीक है। ब्लड प्रेशर कैसा होगा? लो होगा। अब इन 3 पॉइंट्स को कंपेयर करके कहाँ देखना है? यहाँ पर। अब देखो, जो हमने ओपन साइनस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस तरीके का कोई ओपन साइनस और फव्वारे वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ होगा एक पाइप और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं ब्लड वेसल, और हम बहुत अच्छे से जानते हैं आर्टरीज और वेन्स को। आया समझ में? तो देखो, अब इसके पास में है ऑर्गन या फिर टिश्यू, या मान लें एक सेल, ठीक है। ये जा रहा है इसके अंदर ब्लड, और टिश्यू है यहाँ पर। तो ये बताओ, क्या जो ब्लड फ्लो के साथ ये टिश्यू या ऑर्गन इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। पास से होकर के ब्लड वेसल गुजर रही है और ये यहाँ से न्यूट्रिएंट्स को ले सकता है और वेस्ट को वापस यहाँ पर दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, और यहाँ पर टिश्यूज या ऑर्गन्स बाथिंग नहीं करते हैं, जबकि यहाँ पर डायरेक्ट कांटेक्ट था और हमने क्या कहा उसको? बाथिंग। आया समझ में? पहला पॉइंट है ब्लड फ्लो वाया ओपन स्पेस, जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं एक क्लोज्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोल रहे हैं ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल यानी कि आर्टरीज और वेन्स। आया समझ में? तो यहाँ पर ब्लड एक क्लोज ट्यूब के अंदर है, इसीलिए बोल दिया क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इतना समझ में आ रहा है? और जो टिश्यू है या फिर जो ऑर्गन है वो यहाँ ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है बच्चों, ठीक है। समझ पा रहे हो इतना? तो यहाँ पर देखो और पहला पॉइंट लिखो, और साथ में इसको कंपेयर भी करना है
यानी कि ब्लड फ्लो इन क्लोज्ड ब्लड वेसल्स, क्लोज्ड ब्लड वेसल्स, समझ पा रहे हो? ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है इधर, ऑर्गन्स आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट, लेकिन यहां पर ऑर्गन्स आर नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद ब्लड, यानी कि यहां पर कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है विद ब्लड। तीसरा पॉइंट इधर क्या था कि ब्लड फ्लो कैसा है, स्लो है, और प्रेशर ऑफ द ब्लड भी कैसा है, कम है। अब इधर ध्यान दो, जैसे हमने बनाया था अभी एक क्लोज्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यानी कि ब्लड वेसल, तो जब इसके अंदर ब्लड होगा और डायरेक्ट फ्लो हो रहा होगा इसके अंदर, तो ब्लड फ्लो कैसा होगा, तेज होगा, यानी कि फास्ट इसके कंपैरिजन में, और प्रेशर ऑफ द ब्लड भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो देखो यहां पर तीसरा पॉइंट, फास्ट ब्लड फ्लो, फास्ट ब्लड फ्लो एंड हाई बीपी, एंड हाई बीपी, यानी कि ब्लड प्रेशर कैसा है, हाई है मेरे बच्चों। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट की। अब रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, सबसे पहले तो ये सुनो, तो अगर ह्यूमन बीइंग्स के केस की बात करें तो हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। पिगमेंट मतलब जिसमें कलर हो, और रेस्पिरेटरी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन को परफॉर्म करने वाली गैसेस जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है और ऑक्सीजन को यूज करना है। ठीक है। तो ये जो दो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं, इनको लाने और ले जाने का काम कौन कर रहा है, हीमोग्लोबिन। और ये कैसा है, कलर्ड है, इसीलिए बोल दिया रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो यहाँ पर 50-50 चांसेस हैं कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अगला पॉइंट किसके बारे में, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, यानी कि ऐसा पिगमेंट जो रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करे। अब यहाँ पर दो केसेस हो सकते हैं, अब्सेंट भी हो सकता है और प्रेजेंट भी हो सकता है। ठीक है, अब्सेंट भी हो सकता है और प्रेजेंट भी हो सकता है। अब बात करते हैं अगर प्रेजेंट हुआ, अगर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट हुआ तो कहाँ होगा, प्लाज्मा में होगा। कहाँ होगा, प्लाज्मा में, डिसॉल्व इन प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में क्यों होगा, क्वेश्चन ये उठता है। ह्यूमंस में तो आरबीसी के अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट है तो प्लाज्मा में होगा, क्योंकि यहाँ पर आरबीसीज प्रेजेंट नहीं होती हैं। नो आरबीसी। आया समझ में, आरबीसी है ही नहीं तो उसके अंदर प्रेजेंट कहाँ से हो जाएगा। समझ पा रहे हो इतनी बात। अब इसी केस को इधर अप्लाई करो, इधर अप्लाई करो। बात करते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट की, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। अब देखो यहाँ पर हमने 50-50% चांसेस लिया कि अब्सेंट भी हो सकता है और प्रेजेंट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जितने भी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम वाले होंगे उसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होगा। कैसा होगा, प्रेजेंट होगा। लेकिन
प्रेजेंट होने के बाद चांसेस 50-50%, 50-50%। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, प्रेजेंट तो होगा, ऐसा नहीं होगा कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है, 100% प्रेजेंट होगा, लेकिन 100 में से 50% चांस ये है कि ये पिगमेंट प्लाज्मा में होगा और 50% चांस ये है कि ये पिगमेंट आरबीसी में होगा। ठीक है, इन आरबीसी, इन प्लाज्मा और इन आरबीसी, जबकि यहाँ पर अब्सेंट भी हो सकता है और प्रेजेंट भी हो सकता है। बच्चों समझ पा रहे हो? अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किन किन ग्रुप ऑफ एनिमल्स में पाया जाता है। तो ये होता है प्रेजेंट इन हायर इन vertebrates, insects एक्सेट्रा। ठीक है, जबकि ये प्रेजेंट होता है इकाइनोडर्म्स में, मोलास्कन्स में और एनेलिड्स and all vertebrates। ठीक है, इतना याद रखोगे। तो यहाँ पर कंपेयर करने के लिए ओपन और क्लोज को आपको इतना याद रखना है कि जो ओपन वाला केस है उसमें तुम्हें क्या करना है, देखना है कि ब्लड हमेशा ओपन स्पेसेस के थ्रू एकदम फव्वारे की तरह रिलीज होगा और नीचे जो ऑर्गन्स हैं वो इस तरीके से हा सबको ब्लड मिल गया, जिसको जितना चाहिए उतना यूज़ कर लो। ठीक है, जबकि यहाँ क्या होगा, बगल से एक पाइप जा रहा है जिसके अंदर ब्लड है। ठीक है, हमारा उससे कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ की सेल्स और ब्लड वेसल की सेल्स, इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक्सचेंज होगा न्यूट्रिएंट्स का और वेस्ट का। क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है, न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना कहाँ, ऑर्गन्स तक। ठीक है, सपोज हमने खाना खाया, हमारी इंटेस्टाइन ने क्या किया, न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन ज़रूरत किसको है, दूसरे ऑर्गन्स को ज़रूरत है। तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए किसका काम है, ब्लड का। वही इंटेस्टाइन से लेकर के कहाँ जाएगा, सभी ऑर्गन्स के पास। अब ऑर्गन्स ने क्या किया, अपनी मेटाबॉलिज्म की और वेस्ट प्रोडक्ट्स बनाए। क्या बनाए, वेस्ट प्रोडक्ट्स, जैसे कि यूरिया। क्या बनाया, यूरिया, और जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन वेस्ट को हमारी बॉडी के टिश्यूज से लेकर के फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, जैसे कि किडनी तक पहुंचाना है, किसको, यूरिया को, और कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाना है लंग्स तक। तो वेस्ट को वहाँ से कलेक्ट करके क्या करना है, टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचाना है। बाकी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स को क्या करना है, ऑर्गन्स तक पहुंचाना है। यही तो काम है ना बच्चों। ठीक है, तो फाइनल जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें आपको इतने पॉइंट्स को ध्यान रखना है। और यहाँ पर इन एग्जाम्पल्स के बारे में एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं। समझ पा रहे हो? तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं और देखते हैं कि जो ब्लड है, यानी कि जो ह्यूमन ब्लड है, अब हम शिफ्ट कर रहे हैं किस पर, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पर, और स्टडी करने वाले हैं ब्लड को। तो सबसे पहले टाइप ऑफ टिश्यू, यानी कि ब्लड क्या है, एक टिश्यू है ना, एक क्या है, टिश्यू है। कैसा है, फ्लूइड है, और कैसा है, कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, जो एक से ज़्यादा ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करें। ठीक है, तो बेटा जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में घूमता रहता है, बिल्कुल। तो ये क्या करता है, एक ऑर्गन्स को दूसरे ऑर्गन, दूसरे ऑर्गन को तीसरे ऑर्गन, और सभी ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करता है। तो यानी कैसा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है।
और फॉर्म कैसी है, लिक्विड फॉर्म है, यानी कि फ्लूइड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। दूसरी बात, यहाँ पर इसका काम क्या है, सप्लाई न्यूट्रिएंट्स एंड कलेक्ट द वेस्ट मटेरियल, सप्लाई न्यूट्रिएंट्स एंड कलेक्ट वेस्ट मटेरियल्स, ठीक है। सेल्स के पास न्यूट्रिएंट को लेकर के जाएगा और वहाँ से वेस्ट को कलेक्ट करेगा, ठीक है। अब बात करें कि ये जो हमारा ब्लड है इसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डिटेल स्टडी, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लड को डिवाइड किया, किस में डिवाइड किया, दो पार्ट्स में। सबसे पहले को हमने बोला ब्लड प्लाज्मा, क्या बोला, ब्लड प्लाज्मा बोल दिया, और दूसरे को हमने बोला ब्लड सेल्स, ठीक है, ब्लड सेल्स। अब अगर ब्लड को मान लें 100%, तो उसमें प्लाज्मा का पोर्शन कितना है और सेल्स का पोर्शन कितना है बच्चों, ठीक है। तो जो प्लाज्मा होता है वो है 55%, जबकि ब्लड सेल्स हैं 45%, ठीक है। 55% क्या है, प्लाज्मा है, और ब्लड सेल्स की कितनी है, 45% है, ठीक है। अब प्लाज्मा को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन इससे पहले देख लेते हैं कि जो ब्लड सेल्स हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं। तो यहाँ है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स ये दोनों कंप्लीट सेल हैं, जबकि प्लेटलेट्स क्या हैं, ये हैं फ्रैगमेंट ऑफ सेल, फ्रैगमेंट ऑफ सेल। समझ पा रहे हो। अब इधर ध्यान दो, जब बात करते हैं प्लाज्मा की, क्या बात करते हैं, प्लाज्मा की, तो यहाँ पर हम प्लाज्मा को भी डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। प्लाज्मा को डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में, और यहाँ पर देखा कि प्लाज्मा में होता है वाटर और होती हैं प्रोटीन्स। क्या होती हैं, प्रोटीन्स, वाटर है और प्रोटीन्स हैं। अब जैसे ब्लड को 100% मान के यहाँ पर हमने डिवीज़न किया, वैसे ही हम प्लाज्मा को 100% मानकर यहाँ पर क्या करेंगे, डिवीज़न करेंगे। तो अगर वाटर देखें तो 90 से 92% क्या है, सिर्फ और सिर्फ वाटर है, किसमें, प्लाज्मा में। और दूसरी क्या है, प्रोटीन, ये होती हैं 6 to 8%, ठीक है, कितनी, 6 to 8%। अब अगर बात की जाए कि प्रोटीन्स तो कह दिया, लेकिन यहाँ पर कौन कौन सी प्रोटीन्स होंगी, तो यहाँ पर पहली होगी फिब्रिनोजेन प्रोटीन, ठीक है। दूसरी प्रोटीन होगी एल्ब्यूमिन, और तीसरी प्रोटीन होगी ग्लोब्यूलिन। कौन सी होगी, ग्लोब्यूलिन। ये हो गई 3 मेजर प्रोटीन्स किसकी, प्लाज्मा की। अब बात करते हैं कि ये तीनों प्रोटीन्स क्या काम करती हैं। तो फिब्रिनोजेन यानी कि ये किसका फॉर्मेशन करेगी, फिब्रिन का। और फिब्रिन क्या है, थ्रेड लाइक प्रोटीन, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो किस में पार्टिसिपेट करता है, ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। इसका फंक्शन किस में, ब्लड क्लॉटिंग में। समझ पा रहे हो। अब बात करते हैं एल्ब्यूमिन की। एल्ब्यूमिन का मेन फंक्शन है ऑस्मोटिक बैलेंस करना, ऑस्मोटिक बैलेंस,
किसका? ब्लड का, क्योंकि किस में प्रेजेंट है? प्लाज्मा में, और प्लाज्मा किसका पार्ट है? ब्लड का पार्ट है। समझ पा रहे हो? अब बात आती है ग्लोबुलिन्स की। ग्लोबुलिन्स, इनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं और इनको एंटीबॉडीज भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। और एंटीबॉडी का मेन फंक्शन क्या है? एंटीबॉडी का मेन फंक्शन हमारी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स में, ठीक है, पैथोजन से बाइंड करना, एंटीजन से बाइंड करना, किसका फंक्शन? एंटीबॉडीज का, और उन्हीं को कह रहे हैं ग्लोबुलिन, ठीक है। तो इनका फंक्शन होगा इन इम्यून रिस्पॉन्स, इन इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पर प्लाज्मा की 3 प्रोटीन्स पढ़ी हमने और देखा कि जो 90 से 92% पार्ट है वो क्या बना रहा है? वाटर उस पार्ट को बना रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। प्लाज्मा में वाटर और इन प्रोटीन्स के अलावा आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। आयंस, और कौन कौन से आयंस? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आर प्रेजेंट, ठीक है। जब पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे क्या? O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट पढ़ा तो हमने देखा था ना कि जब बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया गया आरबीसी के क्लोराइड शिफ्ट के थ्रू, तो क्या बना? बाइकार्बोनेट। और किसको अंदर लिया? क्लोराइड को, ठीक है। और बाहर ये बाइकार्बोनेट किसके साथ जुड़ा? सोडियम के साथ। तो ये सब प्लाज्मा की ही तो बातें हो रही है ना बच्चों। किसकी बातें हो रही है? प्लाज्मा की। और वहाँ पर हमने पढ़ा कि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो कुछ अमाउंट में प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर भी ट्रांसपोर्ट होती है, यानी प्लाज्मा में गैसेस भी होंगी, गैसेस, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये बात हुई किसकी? गैसेस की। अब तीसरा पॉइंट, जो प्लाज्मा है उसमें प्रेजेंट होते हैं दूसरे क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स जो क्या करेंगे? ब्लड क्लॉटिंग करेंगे। लेकिन अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स ऐसे ही प्लाज्मा में पड़े रहे जो कि पार्ट है ब्लड का, तो क्या करेंगे? कहीं भी अनयूजुअल ब्लड क्लॉटिंग करा सकते हैं। हालांकि हमारे ब्लड में एक एंटीकोआगुलेंट पाया जाता है, फिर भी यहाँ पर रिस्क से बचने के लिए इन क्लॉटिंग फैक्टर्स को इनएक्टिव फॉर्म में रखा जाता है। कैसा? इनएक्टिव फॉर्म में, इन इनएक्टिव फॉर्म, यानी कि जब ज़रूरत हो क्लॉटिंग की तभी इन क्लॉटिंग फैक्टर्स को क्या किया जाएगा? एक्टिवेट किया जाएगा, ठीक है। ये पोर्शन हम किसका पढ़ रहे हैं? प्लाज्मा का। नेक्स्ट, प्लाज्मा के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूट्रिएंट्स, और जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड एक्सेट्रा, ये किस में प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा में। अब एक बात आती है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जिसको बोलते हैं सीरम, ब्लड सीरम। तो सीरम क्या है? प्लाज्मा है। सीरम क्या है? प्लाज्मा है। प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट है? क्लॉटिंग फैक्टर्स। लेकिन यहाँ पर ध्यान दो, अगर प्लाज्मा से इन क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा लिया जाए, क्या किया जाए? क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा लिया जाए, तब जो प्लाज्मा बचेगा, यानी कि द प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स इज नोन एज सीरम, ठीक है, इज नोन एज सीरम। तो हमारा जो प्लाज्मा है विदाउट क्लॉटिंग
फैक्टर यानी कि क्लॉटिंग फैक्टर हटा लिए गए इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे, सीरम बोलेंगे, सीरम। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सभी लोग याद रखेंगे। आया समझ में? ब्लड के दो पार्ट किए, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। ठीक है, सेल्स कौन सी हैं? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट, जिसमें कि प्लेटलेट्स हैं फ्रेगमेंट ऑफ द सेल। इनको हम अभी एक एक करके डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। फिर आए प्लाज्मा पर। प्लाज्मा का जो मेजर पार्ट है वो कौन बना रहा है? वाटर बना रहा है। फिर हमने देखा यहाँ पर प्रोटीन्स हैं, फिब्रिनोजेन है, एल्ब्यूमिन है और ग्लोबुलिन है। ठीक है, इन तीनों के फंक्शन देखे और देखा कि प्लाज्मा में और क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। और जब प्लाज्मा से क्लोटिंग फैक्टर्स को निकाल लिया जाए यानी कि एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए, तो जो प्लाज्मा बचेगा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर उसको क्या बोल देंगे? सीरम बोल देंगे। समझ पा रहे हो? तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ। तो नेक्स्ट पे हम देखेंगे आरबीसीज के बारे में। तो आरबीसीज सभी जानते हैं, रेड ब्लड सेल जो होती है हमारे ब्लड के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आरबीसीज की। तो ब्लड सेल्स जो हमने पढ़ी थी ना 3, उसमें जो सबसे ज़्यादा अमाउंट है यानी कि मोस्ट अबंडेंट टाइप है वो कौन है? आरबीसीज। तो यहाँ पर तुमको याद रखना है दीज आर मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल्स। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल्स। अब यहाँ पर इसका नंबर को तुम कनेक्ट कर सकते हो, यानी कि यहाँ पर देखो जो हेल्दी ह्यूमन है, हेल्दी ह्यूमन, अब अगर हेल्दी ह्यूमन की बात करें तो इसमें कितना ब्लड होता है? 5 से 5.5 लीटर्स। ठीक है, इतना ब्लड हो गया किसका? हेल्दी ह्यूमन का। तो यहाँ से तुम कनेक्ट करो, हेल्दी ह्यूमन का ब्लड इतना है और मोस्ट अबंडेंट आरबीसी भी इतनी है। तो यहाँ से तुमको याद रखने का ट्रिक बता रहे हैं कि जो अमाउंट ऑफ आरबीसी है यानी अमाउंट ऑफ आरबीसी इन ब्लड वो कितना होगा बच्चों? वो होगा 5 से 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड। याद रखोगे ना? अब जो आरबीसी है मोस्ट अबंडेंट है और क्या बना रही है? ब्लड। तो अमाउंट ऑफ ब्लड को तुम्हें यहाँ से रिलेट कर लेना है। तो ये किसके बारे में हुआ? आरबीसी के बारे में। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट है और अमाउंट कितना है? 5 to 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड। ठीक है, अब जब हम आरबीसी की बात करते हैं तो सबसे पहले यही बोलते हैं कि आरबीसी कैसी है? बिना न्यूक्लियस की है, बिना न्यूक्लियस की है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखो न्यूक्लियस इज absent, न्यूक्लियस इज absent। अब बात ये उठती है कि जब आरबीसी बनी थी क्या तभी से न्यूक्लियस नहीं था या फिर बाद में गायब हो गया? तो हमारा आंसर है कि जो प्री मैच्योर आरबीसी है यानी कि जो नई नई बनी है, इन प्री मैच्योर आरबीसी जब बनती है तो क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बच्चों, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये उठ गया कि बाद में ऐसा क्या हो गया कि न्यूक्लियस को हटाना पड़ा। ठीक है, शुरुआत में आरबीसी ऐसी थी, शुरुआत में आरबीसी ऐसी थी, इसके पास न्यूक्लियस था, इसके पास क्या था? न्यूक्लियस था। ठीक है, बाद में क्या हुआ? आरबीसी का काम क्या है?
आरबीसी का काम क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीमोग्लोबिन होना चाहिए, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर सके। आया समझ में? तो यहाँ पर सुनो, और मेजरली बात की जाए तो ऑक्सीजन को, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो सपोज इतना स्पेस बचता था, इतना स्पेस बचता था किसके लिए? हीमोग्लोबिन के लिए, हीमोग्लोबिन के लिए। तो ये जो स्पेस है, अगर इस न्यूक्लियस को हटा दिया जाए तो क्या इतना स्पेस और नहीं मिल जाएगा मेरे बच्चों? इतना और स्पेस मिल जाएगा किसके लिए? हीमोग्लोबिन के लिए। ठीक है, तो इसी पर्पस को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया? आरबीसी से न्यूक्लियस को हटा दिया गया। अब खूब सारे अमाउंट में यहाँ पर कौन रह सकता है? हीमोग्लोबिन रह सकता है। ठीक है, तो जब प्री मैच्योर आरबीसी थी, यानी कि पहली स्टेज में, तो न्यूक्लियस कैसा था? प्रेजेंट था, और बाद में उसको हटा दिया गया तो कैसा हो गया? एब्सेंट हो गया। समझ पा रहे हो इतना? तो यहाँ पर दूसरी चीज़ ध्यान दो। अब जब दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे तो हम देखते हैं कि कुछ सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, कुछ सेल ऑर्गेनल्स जैसे ईआर एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या होते हैं? कैसे होते हैं? एब्सेंट होते हैं, आर ऑल्सो एब्सेंट। ठीक है, अब फिर से यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं बच्चों। ये एक आरबीसी थी, ये क्या था? आरबीसी थी। ठीक है, पहले की आरबीसी की बात करते हैं तो हम यहाँ पर न्यूक्लियस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस ही इस तरीके से क्या बनाता है? ईआर बनाता है। इसकी आउटर मेम्ब्रेन क्या बना रही है? ईआर बना रही है। तो यहाँ पर देखो, ये ईआर है। जब इस ईआर को यहाँ से हटा दिया गया बच्चों, देखो यहाँ पे ध्यान दो, जब इस ईआर को यहाँ से हटा दिया गया और न्यूक्लियस भी हटा दिया गया, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, ये क्या हुई? जब अंदर स्पेस खाली तो थोड़ा सा इस तरीके से दब गई, इस तरीके से दब गई। अब देखो क्या शेप बाई कॉन्केव हो गया? बिल्कुल हो गया। तो अब्सेंस ऑफ ईआर की वजह से जो शेप ऑफ आरबीसी होता है वो कैसा होता है? बाई कॉन्केव। आ रहा है समझ में इतना? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लगा सबको समझ में? तो यहाँ पर इसको रफ करो और सबसे पहला यहाँ लिखो कि शेप कैसा होता है? बाय कॉनकेव, कॉनकेव। अब दूसरी बात पे चलते हैं कि जब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्यों हटा दिया गया बच्चों? ठीक है, आरबीसी थी, क्या ले जा रही थी? ऑक्सीजन ले जा रही थी। किसके थ्रू? हीमोग्लोबिन के थ्रू। और इसके अंदर था माइटोकॉन्ड्रिया। क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया था। अब इसकी नीयत अगर खराब हो गई तो ये जो ऑक्सीजन ले जा रही थी टिश्यूज़ के पास, खुद ही यूज़ कर लिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का नेचर कैसा? लगातार ऑक्सीजन को कंज्यूम करना और क्या रन करना? ईटीएस रन करना। ठीक है, तो ले जा रही हुई ऑक्सीजन को आरबीसी खुद ही ना कंज्यूम कर ले, इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को ही हटा दिया जाता है। समझ पा रहे हो इतना? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पर तुम्हें इसको ध्यान में रखना है कि ईआर और माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों हटाया जाता है आरबीसी से, और न्यूक्लियस को क्यों हटाया जाता है। समझ पा रहे हो? इतना याद रखोगे। अब शेप कैसा है?
बाय कॉनकेव है, राउंडेड, ठीक है। जबकि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फेमस है ये एग्जाम्पल कि जो कैमल होता है, कैमल एंड लामा, लामा, लामा क्या है, साउथ अमेरिकन कैमल। इसमें क्या होता है, आरबीसी ओवल होती है बच्चों, कैसी होती है, ओवल होती है। समझ पा रहे हो इतना, इतना आरबीसी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो तुमको याद रखने हैं। अब कुछ और पॉइंट्स की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, कुछ और पॉइंट्स की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ पर रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट है। कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, तो उसका नाम है हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन। और इसी की वजह से आता है रेड कलर किसका, आरबीसी का, गिव्स रेड कलर टू आरबीसीज। समझ पा रहे हो इतना। और आरबीसीज क्या करती हैं, तो सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है इनका टू कैरी ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यूज, ठीक है, बॉडी टिश्यूज। ये किसके बारे में हो गया, आरबीसी के बारे में। ये तो हो गए इसके फंक्शन। अब बात करते हैं कि आरबीसीज आखिर बनती कहाँ हैं, आखिर बनती कहाँ है। यानी जब प्रीमेच्योर थी, जब न्यूक्लियस था, सारे सेल ऑर्गेनल्स थे, तो आखिर ये बनी कहाँ, तो आरबीसीज बनती हैं बोन्स की रेड बोन मैरो में, ठीक है। सपोज यहाँ पर देखो, ये होती है बोन, ये होती है बोन, और इसके अंदर और यहाँ पर कैसे इस तरीके से जो बोन के टर्मिनल पार्ट्स हैं, यहाँ पर प्रेजेंट है रेड बोन मैरो और बीच में प्रेजेंट होता है येलो बोन मैरो। समझ पा रहे हो, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। तो यहाँ पर जो रेड बोन मैरो वाला पार्ट है उसमें बनेंगी आरबीसीज। आरबीसीज आर फॉर्म्ड यानी कि बनती हैं इन रेड बोन मैरो। और किसकी रेड बोन मैरो में, लॉन्ग बोन्स की, ऑफ लॉन्ग बोन्स, ठीक है। अब जो आरबीसी बन रही हैं लॉन्ग बोन्स की रेड बोन मैरो में, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को कहेंगे एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस क्यों कहेंगे, क्योंकि आरबीसीज का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स। क्या नाम, एरिथ्रोसाइट्स। अब ये एरिथ्रोपोइसिस यानी कि आरबीसीज के बनने की प्रोसेस, इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है एक हार्मोन की, उसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन, जो कहाँ से आएगा मेरे बच्चों, जो आएगा किडनी से, ठीक है। यहाँ पर रिक्वायर एरिथ्रोपोइटिन फ्रॉम किडनी, ठीक है। यहाँ पर इस हार्मोन की ज़रूरत होगी। अब बात आती है कि आरबीसीज कितने दिन जिंदा रहती हैं, तो यहाँ पर लाइफ स्पैन कितना है, तो लाइफ स्पैन है लगभग 120 दिन। कितना है, 120 दिन है इनका लाइफ स्पैन, ठीक है। अब बात हमने की कि जिंदा कितने दिन रहेंगी, तो यानी जिंदा रहने के बाद इनकी मृत्यु भी होगी, यानी इनको क्या किया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो एक क्वेश्चन उठता है कि कहाँ डिस्ट्रॉय की जाएंगी, तो कहाँ की जाएंगी, इन स्प्लीन,
इन स्प्लीन RBCs are destroyed। और जहाँ पर कोई व्यक्ति मरता है तो उसको क्या कहते हैं? कब्र कहते हैं, कब्रिस्तान कहते हैं। और अंग्रेजी में बोलें तो ग्रेवयार्ड। तो स्प्लीन में जाकर के मर रही हैं तो इसीलिए स्प्लीन को क्या बोल देते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। ग्रेव यार्ड ऑफ RBC। इतना समझ में लगा? तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? ब्लड के कंपोनेंट्स पढ़े, प्लाज्मा के बारे में पढ़ा और ब्लड सेल्स को स्टडी किया, जिसमें RBC को हमने डिटेल में स्टडी किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम WBCs और प्लेटलेट्स के साथ अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप पढ़िए और प्रॉपर रिवाइज करते रहिए और चीज़ों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।